वंदे मातरम। विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कक्षा 8 साइंस का ब्लूप्रिंट के हिसाब से देखेंगे और समझेंगे। पहला है कि संश्लेषित रेशा खाली जगह अथवा खाली जगह रेशे भी कहलाते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर होगा कृत्रिम और मानव सर्जित। पहले का आंसर होगा कृत्रिम और मानव सर्जित। तो कैसे लिखते हैं? कृत्रिम ऐसे लिखते हैं, कृत्रिम, और दूसरा इसका आएगा मानव, ठीक है। और सर्जित आप ऐसे लिखेंगे, सर्जित, ठीक। अब दूसरा है कि संश्लेषित रेशा कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो डैश कहलाता है। तो इसका आंसर होगा पेट्रोकेमिकल, ठीक है। पेट्रोकेमिकल कैसे लिखते हैं? ये पेट्रोकेमिकल, केमिकल। अब दूसरा हमारा है कि मतलब तीसरा क्वेश्चन है कि एक स्थल पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को डैश कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा फसल। इसका आंसर होगा फसल कहते हैं। अगला है कि क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। तो इसका उत्तर होगा तैरने लगेंगे, तैरने। फिर पांचवा है कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश और मिट्टी से जल तथा डैश आवश्यक है। तो बच्चों, इसका आंसर होगा पोषक तत्व। तो कैसे लिखेंगे पोषक तत्व? ऐसे, पोषक तत्व। अगला है कि संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक की एक है, ठीक है, डैश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पॉलीमर, पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर। फिर हैजे के द्वारा होता है डैश। तो हैजे खाली जगह में आएगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ऐसे लिखेंगे, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। फिर आठवां है सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। तो इसका आंसर आएगा माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप ऐसे लिखेंगे, स्कोप, ठीक है। अगला, एल्कोहल का उत्पादन नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा ईस्ट, ईस्ट। फिर दसवां है धातु ऊष्मा और डैश की डैश होती है। तो इसका उत्तर आएगा पहले में विद्युत, ऊष्मा और विद्युत, ठीक है। यानी 10वें के पहले में हम लिखेंगे विद्युत, और दूसरे खाली जगह, इसी के दूसरे खाली जगह में लिखेंगे सुवाहक, सुवाहक या सुचालक, सुवाहक, या आप लिख सकते हैं इसको। फिर 11वें नंबर का क्वेश्चन है डैश डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है। तो इसका हमारा आंसर होगा बच्चों, पहले में आएगा कोयला, दूसरे खाली जगह में हम भरेंगे पेट्रोलियम, और तीसरे खाली जगह में इसी के हम भरेंगे प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। फिर
12वां है कि पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को पृथक करने के प्रक्रम को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा परिष्करण। परिष्करण ये ठीक है। फिर अगला है कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक डैश ईंधन है। ठीक है, यहाँ पर ईंधन ऐसा ये ईंधन है, इसे सुधारेंगे। तो इसका आंसर होगा CNG। CNG CNG का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। फिर अगला है कि लकड़ी और कोयला जलाने से वायु का डैश होता है। अब खाली जगह में क्या लिखेंगे हम? प्रदूषण। यहाँ आएगा प्रदूषण। ठीक है बच्चों। फिर अगला है कि वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं कहलाता है। तो इसका आंसर होगा आपका 16वें का आंसर होगा वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य। अभयारण्य। ठीक है। तो 15वें का क्वेश्चन बताना बाकी रह गया। जलना प्रारंभ होने से पहले उन्होंने को उसके डैश तक गर्म करना आवश्यक है। ठीक है, यानी जलना प्रारंभ होने से पहले इनको उसके डैश तक गर्म करना जरूरी है। तो इसका आंसर होगा ज्वलन बिंदु। ज्वलन बिंदु। ठीक है बच्चों, ये ज्वलन बिंदु आएगा। फिर 17वें का है कि प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से डैश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो इसका आंसर होगा वातावरणीय। इसका आंसर होगा वातावरणीय। वातावरणीय पलायन। ठीक है, वातावरणीय ऐसे लिखेंगे। फिर किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज डैश कहलाती है बच्चों। तो ये होगा विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। लिखेंगे विशेष क्षेत्रीय और स्पीसीज ऐसे लिखते हैं। स्पीसीज ये लिखा हुआ है। तो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज डैश करके कहलाते हैं। तो ये आपका विकल्प ये आपका खाली जगह का था। अब प्रश्न 4 निम्न में अंतर लिखिए। थोड़ा सा उस पे देखेंगे। प्राकृतिक खाद और रासायनिक खाद में क्या अंतर है। ठीक है बच्चों। दूसरा धातु और अधातु में अंतर। तीसरा LPG और CNG में अंतर। फिर अगला है LPG और CNG में अंतर। तीसरा है कि वायरस और जीवाणु में अंतर। ठीक है, तो ये आपके मेन अंतर हैं। तो बच्चों प्राकृतिक खाद और रासायनिक खाद में अंतर के लिए सबसे पहले आप लाइन पढ़ लीजिएगा ऐसे, है ना। फिर पहले यहाँ प्राकृतिक खाद और रासायनिक खाद। ठीक है, ऐसे लाइन पढ़ लेना। फिर प्राकृतिक खाद और रासायनिक खाद। तो पहले साइड में नंबर 1 लिखना। आप ध्यान से सुनना, मैं इसे लिख नहीं रहा हूँ, आप इसको समझना। पहला आपको लिखना है कि प्राकृतिक खाद वनस्पतियों तथा प्राणियों के मल मूत्र और मृत के विघटन से बनता है। ठीक है, प्राकृतिक खाद में लिखेंगे कि यह वनस्पति तथा प्राणियों के मल मूत्र और मृत, ठीक है, के विघटन से बनता है। अब दूसरा साइड में इसका आंसर रासायनिक खाद में क्या लिखेंगे? यह उद्योगों में रासायनिक पदार्थों की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। तो एक अंतर ये आपका मिला। दूसरा अंतर इधर लिखेंगे कि प्राकृतिक खाद के लिए लिखेंगे कि इसके उपयोग से भूमि की संरचना में सुधार होता है। क्या लिखेंगे?
भूमि की संरचना में सुधार होता है। अब इसी का दूसरे साइड में इसका अंतर में क्या लिखेंगे कि लंबे समय तक उपयोग करने से भूमि की जो संरचना है वो खराब होती है, यानी जो हमारी भूमि है वो खराब हो जाती है। ये है तीसरा इसका अंतर है। इसमें तीसरा अंतर में कि इसके उपयोग से भूमि में जल शोषण क्षमता बढ़ती है, यानी अगर हम प्राकृतिक खाद का उपयोग करते हैं तो उसके उपयोग से जल की शोषण क्षमता बढ़ जाती है। अब इसके इधर अंतर में क्या लिखेंगे, तीसरे वाले में रासायनिक खाद में क्या लिखेंगे, इसके उपयोग से भूमि की जल शोषण क्षमता घटती है। अब देखिए इसमें लिखेंगे जल शोषण क्षमता बढ़ती है और जस्ट इसका अपोजिट अंतर है कि जल शोषण क्षमता घटती है। चौथा अंतर क्या लिखेंगे बच्चों कि इसका प्रभाव जमीन में लंबे समय तक रहता है, यानी लंबे समय तक जमीन में प्राकृतिक खाद का प्रभाव रहता है। रासायनिक खाद में क्या लिखेंगे, इसका प्रभाव जमीन में लंबे समय तक नहीं रहता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ प्राकृतिक खाद और रासायनिक खाद का। ठीक है, अब बच्चों धातु और अधातु का अंतर का देखेंगे। धातु, तो धातु और अधातु के लिए भी आप ऐसे लाइन पढ़ लेना, धातु और इधर अधातु। नंबर 1, तो इसका भी ध्यान से सुनना, धातु जो होते हैं उसके गलनांक अधिक होते हैं, गलनांक अधिक होते हैं, अधिक होते हैं। ठीक है, फिर अधातु के जो गलनांक होते हैं वो कम होते हैं, यानी आपको लिखना है एक अंतर की धातु के गलनांक अधिक होते हैं और अधातु के गलनांक कम। फिर दूसरा अंतर आपको लिखना है, इसके दूसरा अंतर में जो दूसरा अंतर लिखना है धातु और अधातु वाले में, धातु उष्मा और विद्युत की सुचालक होते हैं। फिर इधर जो अधातु है उसमें लिखना है कि ये उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। पहला सुचालक होते हैं, सुचालक, और इधर अंतर में लिखना है कि ये कुचालक होते हैं, कुचालक। फिर तीसरा अंतर लिखना है कि धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अधातु में लिखना है कि इसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, चौथा अंतर लिखना है कि धातु इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन खोकर ऋणायन बनाते हैं। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो धनायन होती हैं और अधातुएं ऋणायन होती हैं। अब बच्चों तीसरा है वायरस और जीवाणु, इसके अंतर को देखेंगे। ठीक है, यानी वायरस और जीवाणु में क्या अंतर है। तो इसके लिए भी आप क्या करिएगा कि ऐसा लाइन पाड़िएगा, आधा, एक तरफ वायरस एक तरफ जीवाणु लिखना। ठीक है, अब जो है इसका अंतर देखते हैं। पहला जो वायरस होता है इसमें पहले लिखेंगे अति सूक्ष्म होते हैं, इस कारण इनको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो पहले में लिखेंगे कि ये बहुत छोटे होते हैं, इस कारण से इनको इलेक्ट्रॉन यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। इसके अंतर में क्या लिखेंगे बच्चों, इसका जो अंतर है वो इसमें लिखेंगे कि इसे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। यानी पहला है कि वायरस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और बैक्टीरिया को जो है हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। दूसरा है कि जो वायरस है ये सजीव और निर्जीव की जोड़ने वाली कड़ी है, लेकिन जो बैक्टीरिया है दूसरे में लिखना है कि बैक्टीरिया सजीव होते हैं। फिर तीसरा लिखना है बच्चों कि वायरस की जो कोशीय शरीर रचना नहीं होती, मतलब इसकी कोई रचना नहीं है, कोई आकार, कोई वो नहीं है, कोशीय शरीर रचना नहीं है। फिर बैक्टीरिया का है कि इनकी कोशीय शरीर रचना होती है। ठीक है, चौथा अंतर लिखना है कि वायरस मनुष्यों के लिए हानिकारक होते हैं,
आप देख रहे हैं कोरोना वायरस फैला हुआ है ना, तो ये जो है, और बैक्टीरिया जो होते हैं वो मनुष्यों के लिए हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक, दोनों प्रकार के होते हैं। तो ये वायरस और जीवाणु में अंतर है। अब हम एलपीजी और सीएनजी में अंतर को, तो एलपीजी और सीएनजी के अंतर के लिए भी आप ऐसे ही लाइन पढ़ देना, एक तरफ एलपीजी लिखना, दूसरी तरफ सीएनजी। ठीक है, तो एलपीजी में पहला लिखना कि ये गैसीय ईंधन है, पहला ये गैसीय ईंधन है, और इस साइड में आप लिखना कि ये ठोस ईंधन है। ठीक है, पहला ये गैसीय ईंधन है जिससे प्रदूषण बहुत कम होता है, यानी एलपीजी का यूज करने से प्रदूषण बहुत कम होता है। दूसरा इसमें लिखना कि ये जो है एलपीजी और इसके लिए, तो पहला आपने लिख लिया कि एलपीजी का, दूसरा लिखना कि जो एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या लिखेंगे? एलपीजी का नाम लिखने के लिए लिक्विड पेट्रोलियम, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। फिर सीएनजी में लिखेंगे कि सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस, या प्राकृतिक को आप इंग्लिश में नेचुरल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा, इसका तीसरा आंसर आप अंतर लिखेंगे कि एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है, और सीएनजी में लिखेंगे कि सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है। एलपीजी में आप क्या लिखेंगे? इसका घटक ब्यूटेन है, ब्यूटेन ऐसे लिखा जाता है, ब्यूटेन, और इसका मुख्य घटक मीथेन होता है। ठीक है, तो एक इसका अंतर हुआ। अगला लिखेंगे कि जो एलपीजी है उसका यूज रसोई घर में करते हैं। कहाँ? रसोई में, हमारे घरों में रसोई है ना, उसमें रसोई घरों में ईंधन के रूप में करते हैं। और जो सीएनजी है इसका यूज हम कहाँ करते हैं? वाहनों में, है ना, रिक्शा में, कार में, बस में, इत्यादि जगह। ठीक है, तो ये इसके अंतर है। पहला कि एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, और सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस है। दूसरा, पेट्रोलियम गैसों को ऊंचे दबाव पर द्रव अवस्था में एलपीजी में कन्वर्ट करते हैं, और ये सीएनजी का है कि प्राकृतिक गैस को ऊंचे दबाव पर सीएनजी में परिवर्तित करते हैं। तीसरा अंतर कि एलपीजी का मुख्य घटक मीथेन है, एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है, और सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है। और चौथा है कि इसका उपयोग रसोई घर में ईंधन के रूप में करते हैं, और जो सीएनजी है उसका उपयोग बर्तनों के लिए हम, यानी सीएनजी का जो उपयोग है वो हम वाहनों में, रिक्शा में, कार में, बस में आदि चलाने में करते हैं।